आजकल के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबको एक ही है प्रॉब्लम कि उनकी परफॉर्मेंस डाउन है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन हम इनको मैनेज कर सकते हैं। एक बड़े टाइटल पे होना या एक बड़ी पोजीशन पे होना क्या लीडर कहलाता है? फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी कौन सी पोजीशन पे थे? लीडरशिप एक पोजीशन नहीं है, लीडरशिप एक इन्फ्लुएंस है। यार हमें तो इतनी तनख्वाह मिलती है तो हम तो इतना ही काम करें। ये जो फ़र्क होता है ये माइंडसेट का फ़र्क होता है। प्रॉब्लम्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं वो सबसे बड़ा जो एक कम्युनिकेशन ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाना वो कैसे कर पाते हो? विच टेक्निक यू यूज़? मैं एक जो टेक्निक यूज़ करती हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ व्हेनेवर यू आर अंडर स्ट्रेस, प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग। एवरेज ह्यूमन के दिमाग में कितने थॉट्स आते हैं एंड 80% ऑफ देम आर नेगेटिव। तो लाला कंपनीज में मैंने देखा है ओनर है वो एक स्टाफ से कुछ भी काम करवा सकता है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नीचे वाले लोग फॉलो करें, बट कल्चर इज ऑलवेज टॉप ड्रिवन। इफ अ लीडर केयर्स फॉर व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू हिज टीम, द टीम केयर्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर द लीडर। आज की इस फास्ट पेस दुनिया के अंदर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे इमोशंस क्या हैं, हमारी असली पोटेंशियल क्या है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के ऊपर इतना प्रेशर दिया जाता है काम करने का, वो ये सब चीज़ें भूल जाते हैं कि उनकी स्किल्स क्या है। लेकिन उनका असली ग्रोथ उनको तब पता लगती है जब वो अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, कुछ स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करते हैं। तो गाइज आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बिहेवियर एस्पेक्ट्स को लेकर जो आपकी कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जिसके लिए आज मेरे साथ है डॉक्टर सौम्या त्रिपाठी जी, जिनको 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एज अ फैसिलिटेटर एंड एज अ बिहेवियरल ट्रेनर। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच दीपक, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो प्लीज आप एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए ऑडियंस को। श्योर। सो मैंने अपने करियर की शुरुआत करी आईआईटी कानपुर से एज अ रिसर्च एसोसिएट, जहाँ पर मैं ट्रेन कर रही थी रॉकेट साइंटिस्ट को ऑन बिहेवियरल स्किल्स। मैंने डिफरेंट कंपनीज के साथ काम किया है। आई हैव वर्कड विद एप्टेक, आई हैव वर्कड विद सेंटम लर्निंग एंड ऑल्सो अपोलो हॉस्पिटल, सारा कुछ ट्रेनिंग के फील्ड में। एंड ऑल्सो मैं पीएचडी हूँ मैनेजमेंट में। सो मेरे करियर का एक स्टिंट रहा है एज अ प्रोफेसर फॉर मैनेजमेंट कॉलेजेस एंड in all these years I have trained people and I've always helped them to upskill themselves. ग्रेट। सो दोस्तों अगर आज के पॉडकास्ट से आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज आता है, कुछ भी वैल्यू एडिशन आता है, सो प्लीज डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो जैसे हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, आपका इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन भी हुआ था। जी। सो कौन से साल की बात होगी और ज्वाइन क्यों नहीं किया आपने? मैंने ये फॉर्म भरा था, मेरा एग्ज़ाम हुआ था 2004 में और मेरा बैच था 2005 जनवरी। एंड जॉइन इसलिए नहीं किया क्योंकि फैमिली के कुछ एप्रीहेंशंस थे। मेरे फादर पुलिस सर्विसेज में थे, ही वाज सीनियर पुलिस ऑफिसर। सो एंड ऑल्सो शायद हमारी फैमिली से कोई भी लड़की अभी तक इस पोजीशन में, इस मुकाम पे गई नहीं थी, इतना दूर भेजना, ये सारे बहुत एप्रीहेंशंस रहे पेरेंट्स को। सो इसकी वजह से आई डिड नॉट ज्वाइन। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि मैं दूसरी सर्विसेज में भी, सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करूं। सो मैम ये जो शुरुआत थी आपकी, स्टार्टिंग करना, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट ट्रेनर बनना, सो अपने आप में एक चैलेंजिंग फेज था। सो इस जर्नी के बारे में कुछ शेयर करो। सो मेरे करियर की शुरुआत जैसा कि मैंने बताया आईआईटी कानपुर से हुई एंड अपना एमबीए ख़त्म करने के बाद आई वाज लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ सेटलमेंट कि क्या डायरेक्शन में लूँ। और थोड़े चैलेंजेस भी थे क्योंकि लाइक आई सेड माय फादर वाज अ पुलिस ऑफिसर, ही वाज अ सिविल सर्वेंट एंड हमारे घर में सरकारी नौकरी को लेकर के बहुत पैशन था, प्राइवेट में कोई गया नहीं था। So they were not very convinced that I should join a private. So कैंपस से जो हमारे सिलेक्शन हुए एमबीए के बाद, उसको भी बहुत एनकरेज नहीं किया गया। एंड इट सो हैपेंड कि उस टाइम पे हम लोग कानपुर में थे एंड आई मेट डॉक्टर ए.के. घोष, हु वाज अ प्रोफेसर एट आईआईटी कानपुर। ही वॉज अ प्रोफेसर विद एरोस्पेस ब्रांच। सो उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट ऑफ़र किया कि मैं उनके यहाँ जो रिसर्च एसोसिएट और एमटेक स्टूडेंट्स हैं उनको सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेनिंग दूँ। सो दैट इज़ हाउ थिंग्स स्टार्टेड रोलिंग एंड
फैमिली वाज आल्सो हैप्पी क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का एक अपना रिस्पेक्ट होता है और आईआईटी कानपुर का तो बहुत रिस्पेक्ट था. सो दैट वाज माय फर्स्ट स्टिंट इन ट्रेनिंग एंड वो मुझे बहुत अच्छा लगा. इट इज़ वेरी एम्पावरिंग जब आप कुछ लोग जो कि आप जानते हो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्किल्स जो कभी स्कूल में कॉलेजेस में नहीं सिखाई गई हैं, आप उनको वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन, वो स्किल दे आओ एंड फिर वो अपने पोटेंशियल पे फ्रंट फुट पे खेलते हैं. सो ये चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत एम्पावरिंग थी. सो वंस इट स्टार्टेड देयर वाज नो लुकिंग बैक. आई हैव ट्रेन्ड इन एकेडमीज़ विच आर इनटू एविएशन, सो केबिन क्रू वगैरह की ट्रेनिंग दी है मैंने. हॉस्पिटल स्टाफ को अपोलो हॉस्पिटल्स में ट्रेन किया है एंड इट इज़ वेरी ग्रेटिफाइंग टू सी कि कैसे इन ट्रेनिंग्स की वजह से एक एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है एंड इवन पेशेंट का जो एक्सपीरियंस है वो और अच्छा होता है. ग्रेट. सो इफ़ यू टॉक अबाउट स्ट्रेस, क्योंकि आजकल के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या मैनेजर्स लेवल पे हैं, वीपी लेवल पे हैं, सबको एक ही है प्रॉब्लम कि उनकी परफॉर्मेंस डाउन है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस. सो क्या वो टेक्निक ऐसी यूज़ कर सकते हैं कि उनका स्ट्रेस जो है कम हो जाए, कुछ अपनी बात वो शेयर कर सकें मैनेजमेंट के साथ? श्योर. सो स्ट्रेस के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि स्ट्रेस जो है वो अवॉइड नहीं किया जा सकता. राइट. हम लोग जिस मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, स्ट्रेस उसका पार्ट एंड पार्सल है. एंड अगर हम सोचें कि स्ट्रेस एक मॉडर्न डे फिनोमिना है, देन दैट्स नॉट राइट. स्ट्रेस हमारे इनबिल्ट सिस्टम का पार्ट है, ये हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है. सो पुराने टाइम में हमें जब भी कोई खतरा दिखता था, हमारी बॉडी का स्ट्रेस ट्रिगर हो जाता था टू प्रोटेक्ट अस. लेकिन पहले क्या होता था, ये सब शेर चीते भालू हमको 15-20 दिन में एक बार दिखते होंगे. आज के टाइम में हमें ये सब चीज़ें दिन में 10 बार दिख रही हैं. मेड काम पे नहीं आई, EMI भरना है, कैब ने बुकिंग कैंसिल कर दी, राइट, problematic co-worker, demanding boss, all of this, we are constantly bombarded with these stress triggers. Right. So, हम इनको avoid नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको manage कर सकते हैं. So, the solution doesn't lie outside, it lies inside. हमें अपनी सोच, अपनी लाइफ का अप्रोच, ये सारी चीज़ें चेंज करनी होंगी. Okay. So, बहुत बड़ा फैक्टर होता है लाइफस्टाइल. सो हम अपनी लाइफस्टाइल कैसी रखते हैं? आर वी एक्सरसाइजिंग? आर वी मेडिटेटिंग? आर वी जर्नलिंग? डू वी हैव अ क्लोज ग्रुप? हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप है, मे बी इन द ऑफिस, जो कि बहुत कम लाइकली होता है कि ऑफिस में कोई मिले, आउटसाइड ऑफिस जिससे हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें. हैविंग अ मेंटर इन योर करियर इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. एक मेंटर जो आपको सही दिशा दे सकता है, सही राह दे सकता है, वो आपके लिए बहुत बड़ा बहुत हेल्पफुल होता है. एंड मुझे लगता है कि हमें ऑफिसेज में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, एंड द ओनस लाइज ऑन द लीडरशिप, द टॉप लीडरशिप, वेयर पीपल कैन फील सेफ. एक साइकोलॉजिकली सेफ स्पेस हो जहाँ वो अपने प्रॉब्लम्स रख सकें विदाउट द फियर ऑफ जजमेंट. ओके, नाइस. सो एक बड़े टाइटल पे होना या एक बड़ी पोजीशन पे होना क्या लीडर कहलाता है? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी कौन सी पोजीशन पे थे, विच ऑफिस डिड ही होल्ड? कोई सा भी नहीं. राइट, बट प्रोबेबली वो हर हिंदुस्तानी के दिल पे राज करते थे. सो लीडरशिप एक पोजीशन नहीं है, लीडरशिप एक इन्फ्लुएंस है. जब आप अपनी टीम को लीड करते हैं तो कितने लोग आपको फॉलो करने के लिए रेडी रहते हैं? कहा जाता है कि लीडर इज वन हु क्रिएट्स मोर लीडर्स. राइट. सो यू हैव टू बी एम्पावरिंग इनफ फॉर पीपल टू बी सीन एज अ लीडर बाय देम इन ट्रू सेंस ऑफ वर्ड. ओके. सो एक लीडर बनने के लिए कुछ मतलब टैलेंट भी है और कुछ क्वालिटीज भी चाहिए. इज समथिंग नीडेड? यस. सो देखिए, एक लीडरशिप का होता है आजकल, जैसे बहुत चल रहा है कि ये लीडर है बट एंड नॉट अ बॉस, बी अ लीडर नॉट अ बॉस. राइट. आई वुड से कि आपको टाइम टाइम पे दोनों बनना पड़ता है. ओके.
कभी कभी आपको बॉस बन के काम कराना पड़ता है. यू हैव टू बी वेरी ऑटोक्रेटिक, इवन इफ इसको ऑटोक्रेटिक लीडरशिप भी कह सकते हैं. सो लीडर को बहुत बैलेंस करना पड़ता है अपनी टीम की नीड्स पे और ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स पे. सो ये एक बैलेंसिंग फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है. हमारे जहन में ऑर्गेनाइजेशन की विजन जो है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं, वो प्रायोरिटी होने चाहिए, क्योंकि वो एक फैक्टर होता है जो सारी टीम को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक पाथ पे लाता है. सो लीडर जो कि वो गोल को समझ सके और अपनी टीम को इंस्पायर कर सके उसी डायरेक्शन में जाने के लिए, दैट इज़ वन थिंग. एक दूसरी क्वालिटी जो मुझे लगता है लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लिसनिंग. एक अच्छा लिसनर, एक अच्छा श्रोता बनना. एंड आई वुड से कि लीडर्स को बहुत शौक होता है माइक पे रहने का, अपनी बात बोलने का, सामने लोग सुने, बट लीडरशिप इज़ नॉट अ टेड टॉक. सो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी में ट्विस्ट लाना चाहिए. 80% of the time the leader should listen and 20% of the time they should speak. 80-20 rule. 80-20. Okay, nice. So I have seen, I also worked in MNC's company. तो मैंने वहाँ देखा कि आपस में टीम मेंबर्स का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है. So what things they follow कि उनका कोऑर्डिनेशन वो आपस में ठीक कर सके. ओके, सो टीम मेंबर्स का कोऑर्डिनेशन ना होना बहुत सारे कारणों से होता है. 90% प्रॉब्लम्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होती हैं. Right. मुझे पता नहीं चला, उसने मुझे ये कह दिया, मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, एवरीथिंग. सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिकेशन को क्लियर रखना. एंड द नेक्स्ट थिंग, लाइक आई सेड, अगर आपने जैसे वो फिल्म भी देखी होगी, चक दे इंडिया. Right. चक दे इंडिया में हमने देखा कि जब वो टीम साथ में आती है तो उसमें कोई भी एक कॉमन विजन नहीं होता है. कोई कर्नाटका के लिए खेल रहा है, कोई रेलवे फ्लैट के लिए खेल रहा है, कोई चंडीगढ़ के लिए खेल रहा है. देयर वाज ओनली वन प्लेयर जिसने कहा कि आई एम फ्रॉम इंडिया. राइट. एंड देन कोच सेज कि यही चीज़ सबको सीखनी है कि वी ऑल नीड टू प्ले फॉर इंडिया एंड नॉट फॉर डिफरेंट यूनिट्स. सो यही चीज़ होती है कि हमें अपने इंडिविजुअल गोल से ऊपर होकर के कॉमन गोल देखना है. ओके. टीम वो होती है जो साथ में कॉमन गोल की तरफ मूव करे. टीम और ग्रुप में यही अंतर होता है, एक भीड़ में और एक टीम में यही अंतर होता है. भीड़ में कोई कॉमन फैक्टर, एक कॉमन गोल नहीं होता, लेकिन जब हम एक कॉमन गोल की तरफ मूव करते हैं तो वो टीम हो जाती है. सो अगर एक लीडर अपनी पूरी टीम को वो कॉमन गोल दिखा सके और उसकी तरफ इंस्पायर कर सके, देन that's a team that can overcome all challenges. As you talk about common goals, so कुछ लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं कंपनी के अंदर, कुछ लोग कम करते हैं. जो लोग कम करते हैं वो ये कहते हैं कि यार हमें तो इतनी तनख्वाह मिलती है तो हम तो इतना ही काम करेंगे. So ये जो फ़र्क होता है ये माइंडसेट का फ़र्क होता है. और ये माइंडसेट जो है ये गेम चेंजर होता है, ना सिर्फ कॉरपोरेट में बट हर किसी की लाइफ में, चाहे वो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा हो या कोई पॉलिटिशियन हो, एनीवन. सो माइंडसेट दो प्रकार के होते हैं. एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट. फिक्स्ड माइंडसेट वो होता है जो ये बिलीव करता है कि मैं कुछ टैलेंट और कुछ क्वालिटीज़ के साथ पैदा हुआ हूँ और मैं यही काम कर सकता हूँ, इससे बाहर जाके कुछ भी करना इज़ नॉट फॉर मी. लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन होता है वो ये सोचता है कि मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज़, कुछ टैलेंट्स हैं और कुछ क्वालिटीज़ नहीं है, लेकिन मैं उन क्वालिटीज़ को सीख सकता हूँ, उन टैलेंट को अक्वायर कर सकता हूँ विद एफर्ट. सो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा फेलियर से डरते हैं. वो चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, मैं इसमें फेल हो गया, लोग क्या सोचेंगे, दुनिया मेरे ऊपर हंसेगी. लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि कोई भी सक्सेस बिना फेलियर के नहीं मिलता है. राइट. टेल मी अ लीडिंग बिजनेसमैन और एनी स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज़ नॉट फेल्ड. इनफैक्ट जितनी बड़ी सक्सेस होगी उतनी ज़्यादा फेलियर स्टोरीज होंगी. राइट. सो फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन और अ क्लासरूम टू सक्सेस. सो आई वुड से एम्ब्रेस फेलियर. नेक्स्ट वन इज़, अगर लोग फिक्स माइंडसेट में होते हैं वो चैलेंज को अवॉइड करते हैं कि अभी नई मुसीबत आ गई, ये तो हमें आता कैसे नहीं करूँगा है. मैं. हाँ, आजकल के टाइम में जैसे अरे AI हमारे लिए नहीं है या ये. सो पीपल हु वुड लूज द जॉब आर देन वंस जो कि नए चैलेंज को लेने के लिए रेडी नहीं है. बट पीपल विद ग्रोथ माइंडसेट वो ये कहते हैं अच्छा दिस इज समथिंग न्यू, दे आर क्यूरियस पीपल, लेट मी ट्राई दिस.
मैं इसको भी एस करता हूँ, मैं इसको भी जीत के दिखाता हूँ. सो दैट इज़ द डिफरेंस. सो जो लोग सोचते हैं कि मुझे इतना ही मिलता है, आप देखेंगे कॉर्पोरेट एक पिरामिड की तरह होता है, राइट? सो नीचे अगर 100 लोग हैं तो ऊपर एक ही होगा. सो वो कैसे डिसाइड होता है? इट इज़ थ्रू द माइंडसेट एंड द एफर्ट. जो लोग ये सोचते हैं कि मेरा इतना ही काम है, मैं यही करूँगा, अपने में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, नई क्वालिटीज़, नए टैलेंट नहीं एक्वायर कर रहे हैं, अपस्किल नहीं कर रहे हैं, वो लोग पिरामिड में नीचे रह जाते हैं. एंड द वंस हु थिंक फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव, ग्रोथ माइंडसेट पर्सपेक्टिव, वो राइज करते हैं. राइट. सो कॉर्पोरेट कल्चर में सबसे बड़ा बिहेवियरल चैलेंज क्या होता है? कॉर्पोरेट में एक चीज़ जो आपको आनी चाहिए, आई थिंक, लाइक हम बात करते हैं आईक्यू और ईक्यू की. सो आईक्यू और ईक्यू में क्या होता है कि आईक्यू इज समथिंग दैट गेट्स यू अ जॉब, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन. बट ईक्यू इज समथिंग दैट गेट्स यू द प्रमोशन. ओके. सो इमोशनल क्वोशंट या इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारी एबिलिटी लोगों के साथ काम करने की. हम आज भी, अभी भी थैंकफुली रोबोट्स हैव नॉट ओवरटेकन, और हम लोग आज भी ह्यूमंस के साथ काम कर रहे हैं. सो हम लोगों के साथ अपने इमोशंस को कितने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, दूसरों के साथ रिलेशनशिप कितने अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं. सो आई थिंक इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन दो बहुत बड़े गेम चेंजर्स हैं एज अ स्किल इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर बिहेवियरल चैलेंज टू ओवरकम. क्योंकि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट देख लीजिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, एक मैनेजर का 1/3 ऑफ द टाइम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में जाता है. बिल्कुल. और यहीं पे अगर हमारी टीम इमोशनली इंटेलिजेंट हो, उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे हो, अ लॉट ऑफ दिस विल बी सॉर्टेड. राइट. एंड डिजाइन थिंकिंग क्या होती है? डिज़ाइन थिंकिंग एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जो कि आज के टाइम में इनोवेशन के लिए यूज़ किया जाता है. इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये ह्यूमन सेंटर्ड है. ओके. सो जब भी हम डिज़ाइन थिंकिंग यूज़ करते हैं, हम जो हमारा एंड यूज़र है उसको दिमाग में रख के करते हैं. सो अगर मैं एक टूथपेस्ट बना रही हूँ तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि मेरी सेल किससे बढ़ेगी या मेरी पोजीशनिंग कैसे होगी. मैं हमेशा ये सोचूंगी मेरा जो एंड यूज़र है Right. वो इससे कैसे बेनिफिट करेगा. सो एंड इट स्टार्ट्स विद एम्पैथी. डिज़ाइन थिंकिंग ये कहती है कि अगर आपको इनोवेशन करना है, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व, इट्स अ टेक्निक फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन. तो अब आपका यूज़र आपके प्रोडक्ट के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है ये समझिए. ओके. सो स्पेंड सम टाइम विद योर एंड यूज़र. अ डे इन द लाइफ ऑफ एन एंड यूज़र को अंडरस्टैंड करिए, उसकी प्रोफाइल को समझिए. आप अगर घर में मिक्सर ग्राइंडर भी है और लेडीज़ यूज़ कर रही हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं उनको ये यूज़ करने में. ओके. So when you think from the end user perspective, एक empathetic view लेकर के आप सोचते हैं, तो आप अपने end user के around product डिज़ाइन करते हैं. और अगर आपका यूज़र अच्छा, अगर आपका यूज़र खुश है तो आपकी बैलेंस शीट भी खुश है. ओके. सो वी कैन से डिजाइन थिंकिंग इज इक्वल टू इनोवेशन. यस. बट इनोवेशन की जो स्किल है आज के टाइम में जो कंपनीज एमएनसीज उनमें वो सिखाई जा रही है कि नहीं? ये एक नया कॉन्सेप्ट है. सो मैं ये कहूँगी कि ये अभी बहुत पॉपुलर तो नहीं है, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग थिंग्स. मोर एंड मोर कंपनीज आर, एज दे आर गेटिंग टू नो अबाउट इट, दे आर कॉलिंग पीपल टू ट्रेन देयर पीपल ऑन डिज़ाइन थिंकिंग. ओके. तो क्या एक छोटी टीम या स्टार्टअप भी इनोवेशन ला सकता है बिना बड़े रिसोर्सेज के? पॉसिबल? ऑफ कोर्स. मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इनोवेशन या इंस्पिरेशन हमारे चारों तरफ है. एंड डिज़ाइन थिंकिंग यही कहता है कि डिज़ाइन थिंकिंग की खूबसूरती ये है कि अगर कोई ये कह रहा है कि यार मैं ना बहुत क्रिएटिव नहीं हूँ, तो भी हम आपको ऐसे टूल्स देंगे कि आप हर स्टेप पे क्रिएटिविटी अप्लाई कर सकते हैं. ओके. और अगर छोटी टीम्स की बात करें, देन देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अराउंड इट. 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग वाक़ये हैं. जैसे अभी मैं फिल नाइट की बायोग्राफी पढ़ रही थी, नाइकी के जो फाउंडर हैं. सो जब उन्होंने
शू डिज़ाइनिंग शुरू करी, तो उनके जो मेंटोर थे जो कि लोगों को अपने कॉलेज में या टीम्स को, एथलीट्स को रनिंग प्रैक्टिस कराते थे, उनको ये समझ में आता था कि शूज़ हमारे जो हैं वो रनर्स को बहुत सपोर्ट नहीं करते हैं। अब कैसे, तो वो हमेशा इनोवेशन करते रहते थे शूज़ में, सोल को वो खोल करके उसमें कुशन डालना, समथिंग और दी अदर। एक दिन उन्होंने अपनी वाइफ को देखा वॉफल बनाते हुए, ओके और वो उस चीज़ से बड़े इम्प्रेस हो गए। उन्हें लगा कि ये अगर हम अपने शूज़ में डालें तो कुशनिंग कितनी अच्छी हो जाएगी। एंड अपनी वाइफ से ड्यू परमिशन ले करके उन्होंने वो वॉफल मेकर बोरो किया, एंड फिर उसमें शू के सोल के जो एलिमेंट्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डाले, ट्राई टू क्रिएट, ऑफ कोर्स दे वर फेलियर्स, but that is what led to constant innovation, constant improvement, and finally we know what Nike is today. right. So how important is storytelling in communication? Storytelling is a very powerful tool, not just in communication but in everything. Okay. So अगर हम देखें और हमारे इंडियन जो कल्चर है उसमें एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। आई एम श्योर आप जिससे भी पूछेंगे आजकल हर किसी ने आपने पंचतंत्र पढ़ी है? नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ी। ओके, आपने अपने बच्चे को पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ाई हैं? नहीं। ओके, देन यू मस्ट डू इट। ओके। सो आपने वो कहानी पढ़ी होगी कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट। एंड हाउ डिड वी स्टडी इट? थ्रू स्टोरीज। हाँ, आपने वो हाँ। लकड़हारे की कहानी कहानी सुनी सुनी है है, कि राइट। जिसकी सोने की कुल्हाड़ी गिर गई। सो हमारे यहाँ जो लाइफ वैल्यूज़ भी हैं, पंचतंत्र भी एक बुक है जो कि सारी लाइफ वैल्यूज़ देती है। सो हमारी लाइफ वैल्यूज़ सारी हमारी स्टोरी की तरफ स्टोरी के थ्रू दी गई हैं। अनलाइक आई मीन इफ़ आई रीड, जब मैं अपने बच्चों को वेस्टर्न क्लासिक्स पढ़ाती थी, अगर वो सिंड्रेला पढ़ रहे हैं, स्नो वाइट पढ़ रहे हैं, मुझे लगता था कि व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। बट इफ़ वी रीड द स्टोरीज फ्रॉम आवर कल्चर, अकबर बीरबल की कहानियाँ पढ़िए, तेनाली राम की कहानियाँ पढ़िए, और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, दिस आर द लाइफ लेसन्स ओके। जो कि हम हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। आई रिमेंबर माई फादर टोल्ड अ स्टोरी जो मैंने बहुत बचपन में पढ़ी होगी। वो मेरे फादर ने किसी वाक़ये पे मुझे 9th क्लास में फिर से सुनाई, एंड वो आज भी मेरा लाइफ लेसन है कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आई रिमेंबर इट बिकॉज आई रिमेंबर द स्टोरी। राइट। सो स्टोरी टेलिंग एक बहुत वास्टली यूज टूल है। ब्रांड बिल्डिंग में यूज़ होता है, लीडरशिप में यूज़ होता है, कनेक्शंस बिल्ड करने में यूज़ होता है, इवन हीलिंग में यूज़ होता है। तो स्टोरी टेलिंग का जो स्किल है उसको डेवलप किया जा सकता है? यस यस ऑफ कोर्स। हाउ? देखिए, एवरीबडी इज़ अ बॉर्न स्टोरी टेलर। आपका बच्चा जब आप घर पहुंचेंगे बहुत एक्साइटेड होकर के आपके पास कुछ बताने आता है, हाँ, हाँ, हाँ। एंड दीपक इज़ वेरी बिजी बिकॉज ही हैज़ 2 गेस्ट ऑन पॉडकास्ट टुमारो, उसको बहुत रिसर्च करना है, एंड वो बता रहा पापा पता आज मैं यहाँ गया, ये हुआ, फिर उसने मुझसे ऐसे बोला। और दीपक कहते हैं बेटा जल्दी बताओ क्या बात है, जल्दी जल्दी, हाँ। राइट? सो द चाइल्ड इज अ नेचुरल स्टोरी टेलर। हम लोग स्टोरी टेलिंग को किल करते हैं, एंड फिर एक वर्कशॉप में आते हैं ये सीखने के लिए कि स्टोरी कैसे बोली जाती है। ओके। सो वी ऑल हैव दैट नैक ऑफ स्टोरी टेलिंग। हमारे चारों तरफ स्टोरीज हैं, अगर हम अवेयर हैं तो हम हर तरफ स्टोरीज हो रही हैं। हर इंसान अपने आप में एक स्टोरी बुक है। इट्स जस्ट दैट कि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि हम पॉज करके रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपने बच्चों की वो स्टोरी सुन सकें। सो बीइंग अ फैसिलिटेटर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप स्पीकर भी रहे कई जगह। सो सबसे बड़ा जो एक कम्युनिकेशन ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाना, वो कैसे कर पाते हो आप? इतनी बड़ी ऑडियंस आपके सामने बैठी हुई है और आप सेशन ले रहे हो, वर्कशॉप कर रहे हो। सो हाउ, विच टेक्निक यू यूज? आइडेंटिफाइंग द हीरो। ओके। जब हम चाहे की नोट स्पीकिंग करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, अगर हम स्टेज पे होते हैं वो अपने आप में एक हाई होता है, राइट? कि मेरे सामने 100 लोग खड़े हैं जो मुझे देख रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, जस्ट फॉर द ऑडियंस, व्हाट डू यू मीन बाय कीनोट स्पीकर? सो कीनोट स्पीच वो होती है, जैसे कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है या इवेंट होती है तो उसमें जो कीनोट स्पीकर का काम होता है वो होता है टू सेट द टोन and deliver the central message of why this event is happening or why we all have gathered here. तो जो मेन आइडिया देना, ऑडियंस को इंस्पायर करना,
उस कॉन्फ्रेंस की टोन सेट करना, दैट इज़ अ की नोट स्पीच. सो कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, जब हम स्टेज पे होते हैं और हमारे सामने इतने ऑडियंस होते हैं, बहुत एक हाई मिलता है कि इतने लोग बैठे हैं, लेकिन उस टाइम पे हमें ये याद रखना होता है कि इस वक्त हीरो हम नहीं है, हीरो ऑडियंस है. हमारी नीड इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऑडियंस की नीड इम्पॉर्टेंट है. सो इफ़ यू नो कि ऑडियंस यहाँ क्यों आई है और उनको क्या वैल्यू आप दे सकते हो, दैट इज़ व्हाट कनेक्ट्स यू टू द ऑडियंस. एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं विफिम, व्हाट्स इन इट फॉर मी. मैं ये क्यों देखूं. आपके जो ऑडियंस हैं वो भी इस वक्त जो पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं वो यही सोचते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, मैं हाँ, क्यों देखूं, मेरे लिए क्या वैल्यू मिल रही है. एंड आई एम श्योर आप भी जब कोई पॉडकास्ट प्लान करते होंगे तो हमेशा ये रहता होगा मैं अपने ऑडियंस को वैल्यू क्या दे सकता हूँ. सो दैट इज़ द थिंग. अगर एक स्पीकर को ये पता है कि उसकी ऑडियंस कौन है, वो अपने ऑडियंस को समझता है, उनके चैलेंजेस क्या हैं और मैं उनको इन चैलेंजेस में कैसे हेल्प कर सकता हूँ, देन दैट मेक्स फॉर अ गुड स्पीच. सो ये सबसे फंडामेंटल चीज़ होती है कि मैं किस तरीके से प्रेपरेशन करके जाऊँ. नेक्स्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज जो आता है पब्लिक स्पीकिंग में वो होता है डर, फियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. सो लोगों को ये लगता है कि अगर मैं भूल गया तो, लोग हंसने लगे तो. बट माई क्वेश्चन इज कि व्हेन वाज इट द लास्ट टाइम कि आप कोई परफॉर्मेंस देखने गए हो या क्रिकेट मैच देखने गए हो और आप ये सोच के जाते हो कि आई विश आज ये बंदा एकदम खराब परफॉर्म करे. ओके, ऐसा तो कभी नहीं होता. नहीं होता. हम जब भी जाते हैं हम चाहते हैं ये पर्सन जीते. सो ये हमारे लिए मानना कि हमारी जो ऑडियंस है ये हमें जीतता हुआ देखना चाहती है, हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए देखना चाहती है, दे आर ऑन आवर साइड. ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट ऑफ माइंडसेट होता है. सो दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड, प्रिपरेशन का कोई शॉर्टकट नहीं है. सो प्रिपेयर प्रिपेयर प्रिपेयर. आप जितने अच्छे से प्रिपेयर्ड होगे उतना आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा. there is one more powerful technique which we call visualization. So काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने, प्लेयर्स ने इसके बारे में बात करी है. बहुत सारे लोग इसे प्रैक्टिस भी करते हैं, इंक्लूडिंग विराट कोहली जिन्होंने खुद बताया है. सो आप अपने आप को उस स्टेज पे, उस जगह पे विजुलाइज करें कि मैं उस एंड लाइक अ मूवी दैट यू आर वॉचिंग जिसके हीरो आप ही हैं, तो उसको एकदम 3D इफेक्ट के साथ अपने माइंड में विजुलाइज करिए कि आप स्टेज पे खड़े हैं, आप बोल रहे हैं, आपकी ऑडियंस अप्रिशिएट कर रही है, उनकी आंखों में क्यूरियोसिटी है. व्हेन यू फिनिश स्पीकिंग वो लोग ताली बजा रहे हैं, दे कमिंग टू यू एंड सेइंग इट वाज अ वंडरफुल स्पीच, इट वाज वेरी वैल्यूएबल फॉर अस. सो एक बार जब आपने अपने माइंड में उस चीज़ को लिव कर लिया, सो आपका सब कॉन्शियस फेक और रियल में डिफरेंस नहीं जानता. आपने अगर उसको वो पिक्चर दिखा दी तो वो मानेगा कि यही सही पिक्चर है, मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, पीपल आर गोइंग टू लव मी. सो सब कॉन्शियस ट्रेन्स आवर कॉन्शियस माइंड और आवर बॉडीज टू परफॉर्म दैट वे. तो हमारी परफॉर्मेंस सब कॉन्शियस माइंड इम्प्रूव करता है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टेन थिंग्स जो आप बोलते वक्त प्रैक्टिस कर सकते हो. वन इज स्माइल. ओके, स्माइल जो है वो एक सबसे अच्छा कंसीलर है आपकी नर्वसनेस का. सो इफ यू आर नर्वस, स्माइल. ओके, इफ यू आर नॉट नर्वस, स्माइल. पीपल लव अ स्माइलिंग फेस. सो स्माइल करिए, एंजॉय योर सेल्फ व्हेन यू आर ऑन द स्टेज. हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है. आप अपनी किसी फील्ड के एक्सपर्ट हो, कोई काबिलियत है तभी आपको यहाँ पे बुलाया गया है, तो इट इज़ योर मोमेंट. सो एंजॉय दैट. नेक्स्ट इज मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट विद पीपल. सो लोग आपको सुनने आए हैं, आपका आई कॉन्टैक्ट ये दिखाता है कि आप बहुत ट्रस्टवर्दी हैं. सो इट इस्टेब्लिशेस ट्रस्ट एंड इट ऑल्सो शोज कॉन्फिडेंस. मैं एक जो टेक्निक यूज़ करती हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ लाइट हाउस इफेक्ट. लाइट हाउस इफेक्ट. तो अगर आपने देखा होगा कि समुद्र के बीच में एक लाइट हाउस होता है जिसकी लाइट फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर मूव करती रहती है. सो सिमिलरली हमें अपनी गेज जो है ऑडियंस में एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करनी है. सो सबसे एंड में इधर जो ऑडियंस बैठा है, फ्रॉम योर लेफ्ट टू योर राइट, आप अपनी गेज उस तरह से मूव करेंगे.
सो एवरीवन फील्स कि हाँ मुझे देख रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं. यूजुअली क्या होता है जब हम नर्वस होते हैं तो हम एक दो फ्रेंडली फेसेस जो हमारी तरफ देख रहे हैं, नॉड हंस कर रहे रहे होते हैं, हैं. हाँ उन्हीं को देख के पूरी बात कह देते हैं. बाकी ऑडियंस फिर डिसएंगेज हो जाएगी. लेकिन लाइट हाउस इफेक्ट हर किसी को एंगेज करने में काम आता है. सो अगर हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेट्स सपोज अभी एक रूम में 10 15 20 25 लोग बैठे हैं, तो पॉसिबल है कि उनके साथ आई कांटेक्ट हो सकता है. बट व्हाट अबाउट एक ऑडिटोरियम की बात करें जहाँ पे 1000 15,000 लोग बैठे हुए हैं, तो उनके साथ कैसे पॉसिबल है ये चीज़? सो वहाँ पे मैं जो टेक्निक यूज़ करती हूँ दैट इज़ कॉल्ड क्लस्टर गेजिंग. सो मैं वहाँ पे एक अगर 10-12 लोगों का ग्रुप मान के चले और उनको देख के बात कर रही हूँ. सो 10-12 लोग यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर वहाँ पे. सो उनको उन 10-12 लोगों को ये लगेगा ये इस वक्त मुझे देख के बोल रहे हैं. हर अटेंशन इज ऑन मी. So from one cluster to the other, I keep on moving my eye contact and combine it with the lighthouse. ओके, सो गाइज आप लोग भी ये सारी टेक्निक यूज़ कर सकते हो अगर आपको स्पीकर एज अ बनना है, पब्लिक स्पीकर बनना है. तो ये सारी जो मैम बता रही हैं सारी मतलब पॉसिबल है. इवन आई विल ट्राई. Of course. बट आई वुड लाइक टू आस्क, जो कि सबसे ज़्यादा रॉस्ट आपके लिए क्या रहा था स्टेज पे जब आप पहली बार गए थे, तो क्या वो मोमेंट था? मोस्ट मोमेंट क्या था वो? Okay, so फर्स्ट मोमेंट जाने से पहले मैं सोच रही थी क्यों ही मुझे ये करना है. हार्ट बीट एकदम फास्ट हो गई थी, पसीने छूट रहे थे, पैर कांप रहे थे. तो मुझे लगता सौम्या क्या ज़रूरत थी अपने आप को इस सिचुएशन में डालने की, अच्छा खासा रूम में या क्लासरूम में बैठे रहते. एंड विद ऑल द नर्वसनेस व्हेन आई वेंट, वो मेरी पहली स्पीच थी और एकदम मोनोलॉग. मतलब मैं स्टेज पे गई, मुझे बस लग रहा था कि जल्दी से बोल करके मैं ये ट्रॉमा, ये टॉर्चर ख़त्म करूं. और जैसे ही मैंने ख़त्म किया, ऑडियंस में से किसी ने बोला समाचार समाप्त हुए. सो दिस वाज द रेफरेंस टू दोज टाइम्स. दूरदर्शन का टाइम था जब न्यूज़ बड़ी फ्लैट टोन में बोली जाती थी, अनलाइक टुडे. सो माय स्पीच वाज वेरी फ्लैट एंड वेरी मोनोटोनस. सो बट इट वाज अ लर्निंग कि what is it that I can improve. I like being on the stage and I took those lessons कि मुझे क्या improve करना है. आज भी बटरफ्लाइज होती हैं इन द स्टमक, आई विल नॉट से नो. आज भी जाते हैं तो कई, आई विल टेल यू एग्जाम्पल जहाँ मुझे बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मिला है लेकिन मेरी स्पीच में मेरे हाथ कांपते हैं. Okay. सो ऑल दिस इज़ योर एनर्जी, नर्वस एनर्जी, जो कि हम चैनलाइज करते हैं. सो इफ एनी वन सेज दैट नो आई एम नॉट नर्वस, either he's lying or he's not a good speaker. So and yes, it comes with practice, we become confident speaker, but nervousness is a good sign. I feel it always keeps me on toes, like it keeps you also on toes. Right, आज के right. पॉडकास्ट से पहले भी आप रिहर्स कर रहे थे, आप प्रिपरेशन कर रहे थे. नर्वसनेस आपको प्रिपेयर करने के लिए मोटिवेट करता रहता है, बट वी शुड नॉट लेट द नर्वसनेस गेट सो मच कि वो हमारी परफॉर्मेंस हैम्पर करे. सो जो टेक्निक्स मैंने बात करी, हमारे पास नर्वसनेस या किसी भी स्ट्रेस, ये भी एक स्ट्रेस होता है, को डील करने का. अभी हमने ऑफिस स्ट्रेस की भी बात करी. एक बहुत अच्छा टूल है जो हमारे सिस्टम में भगवान ने इनबिल्ट करके दिया है और हम उसे यूज़ नहीं करते हैं, दैट इज़ आवर ब्रेथ. ओके. सो हम जब भी नर्वस होते हैं, शैलो ब्रीदिंग करने लगते हैं, हमारी ब्रेथ की पेस चेंज हो जाती है. राइट, राइट. एंड ये जैसे फैन का रेगुलेटर होता है, आपको स्पीड तेज होना, कम होना. स्पीड राइट. अगर आपको ज़्यादा हवा चाहिए, तो आप तेज कर उसकी देगा. रेगुलेटर, ये हमारे स्ट्रेस को रेगुलेट करता है. सो वेन एवर यू आर अंडर स्ट्रेस, प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग. सो एक टेक्निक जिसे हम कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग. सो बॉक्स, एक स्क्वायर बॉक्स आप इमेजिन करें, और सो व्हेन वी स्टार्ट ऑन द स्क्वायर बॉक्स, सो हम 4-4 की काउंटिंग करते हैं. पहले हम इनहेल के साथ स्टार्ट करते हैं. सो इनहेल 1 2 3 4, इस पे इनहेल किया, फिर होल्ड 1 2 3 4 होल्ड, फिर एक्सेल 1 2 3 4 एक्सेल, एंड देन अगेन होल्ड या पॉज 1 2 3 4. ओके. सो अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपका वर्क जो है बहुत डिमांडिंग है, या आपको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, आई रिकमेंड एनी वन, दिस मतलब दिस इज़ नो ब्रेनर, कोई टूल्स नहीं चाहिए,
दिन में कम से कम मतलब आप 4-5 बार इसको बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं टू ब्रिंग योर एंजाइटी लेवल्स डाउन, टू काम योरसेल्फ. सो व्हाट वन थिंग दैट यू टेल टू द ऑडियंस कि वो कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं? I read it somewhere that only 17% of the population knows what their goal is. Only 17%. Only 17% of the population knows कि हमारा लाइफ में गोल क्या है. अदरवाइज हम लोग ज़्यादातर किसी दूसरे के दिए हुए गोल पे काम कर रहे हैं. Right. या हम बस एक ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, या नहीं, नॉट ट्रेडमिल, या हमको कुछ दे दिया गया है और हम लाइक अ रोबोट वी आर जस्ट डूइंग इट. इट इज़ आवर वर्क. वेयर इट इज़ लीडिंग टू वी डोंट नो. व्हाट इज़ द एंड गोल वी डोंट नो. सी, अगर आपको कहीं जाना होता है, ओके, सपोजिंग यहाँ ऑफिस से आप निकलते हैं, आपको कहीं जाना है, यू डोंट नो द रूट, तो आप जीपीएस पे सबसे पहले क्या डालेंगे? जहाँ पे जाना है लोकेशन. लोकेशन, डेस्टिनेशन, राइट. नाउ इफ यू डोंट नो द डेस्टिनेशन, ठीक है, लेकिन आपके पास एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मोबाइल फ़ोन है, 5G का नेटवर्क है, विल यू एवर बी एबल टू रीच वेयर यू वांटेड टू गो? Because you don't know the destination, right? So that is what it is with goals also. अगर हमें नहीं पता है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम दूसरों को देख रहे हैं, ये ऐसा कर रहा है, इसका बहुत नाम हो गया, या इसने इतने पैसे कमा लिए, मैं भी ये करूं. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमें वो रोड क्लोजर मिलता है कि यार मुझे सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिल रहा है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ. दैट इज़ बिकॉज वी डू नॉट हैव अ क्लैरिटी रिगार्डिंग आवर गोल. सो ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड. ना ऐसा नहीं कि हमने गोल बना लिया तो हम अब उसको वो पत्थर की लकीर हो गई. हमारे गोल्स चेंज भी होते हैं. Right. एज अ ह्यूमन हम इवॉल्व होते हैं, हम अपने गोल्स शिफ्ट कर सकते हैं, हम अपने गोल्स हायर ले जा सकते हैं. तो वट एवर यू डू इन योर जर्नी, आप अपने बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में, माइलस्टोन्स में कन्वर्ट करिए. एंड whenever you achieve a milestone, celebrate it. Right. हम अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट नहीं करते हैं. हमें लगता है कि जब बड़ा अचीवमेंट होगा, जब हम फाइनल गोल पा लेंगे, तब हम सेलिब्रेट करेंगे. बट वी डू नॉट रियलाइज कि ये हमारा फ्यूल है, ये हमारा ईंधन है. हम जो ये छोटी छोटी विन्स होती हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं, हमें आगे के लिए मोटिवेशन देता है. इवन एज अ लीडर, आप जब छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, ये आपकी टीम को आगे जाने के लिए और पुश करता है और मोटिवेट करता है. सो देयर इज लॉट ऑफ पावर इन द स्मॉल अचीवमेंट्स. पब्लिक स्पीकिंग को लेकर लोगों के मन में कुछ मिथ हैं. सो कैन यू जस्ट टेल अबाउट दीज मिथ्स? ऑलराइट. सो सबसे बड़ा एक मिथ है कि पब्लिक स्पीकिंग इज फॉर एक्सट्रोवर्ट्स, which is not true. Public speaking is for everyone. और आप जहाँ पर भी जाएंगे, हमेशा अगर आप में एक कम्युनिकेशन अच्छा है, आपकी स्पीकिंग अच्छी है, आप एक बोर्ड रूम में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप अपनी फैमिली में एक आइडिया फ्लोट कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं, इफ़ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यू कैन ऑलवेज कन्विंस अदर पीपल. आपके जो ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं वो लोगों को उसी HD क्वालिटी पिक्चर में दिखेंगे जितने आपको दिखते हैं. Right. और अगर नहीं है तो वो स्टैंडर्ड क्वालिटी पिक्चर हो जाएगा. कोई बुक्स जो आप लोगों को रिकमेंड करना चाहो, just to inspire them? My favorite book has been 7 Habits of Highly Effective People, and I know a lot of leaders who have been inspired by this book. So अगर आप पढ़ सकते हैं तो ज़रूर से पढ़िए. Now there's another book, How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. एंड ये हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो दीज आर 2 वेरी गुड बुक्स. और एक आजकल के डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में जो हम लोग का फोकस, वी से दैट यू नो ह्यूमंस अटेंशन स्पैन इज शॉर्टर देन अ गोल्ड फिश ऑल्सो. सो हमारा अटेंशन स्पैन जो इतना शॉर्ट हो गया है, उसमें क्वालिटी वर्क करना, डीप वर्क करना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है. सो देयर इज अ बुक बाय कार्ल न्यूपोर्ट विच इज़ बाय द नेम डीप वर्क. Deep work. That is also a very good book. So if you're struggling with focus, this is one very good book. Another book that has helped me is Atomic Habits. Brilliant book. Yeah. काफी बार सुना बुक्स के बारे में, लेकिन मैंने आज तक पढ़ी नहीं है. Okay. You must.
Yes. एक पॉडकास्ट बुक्स पे कर लीजिए. Cool. Okay. Right. And what should be your top 3 wellness tips जो आप देना चाहते हो प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल्स को? सो मैंने एक बुक पढ़ी थी, मिरेकल मॉर्निंग्स. उसमें एक कॉन्सेप्ट है सेवर्स का, सेवर्स हैबिट्स, विच इज़ एन एक्रोनिम, वेयर और मैंने जब इसको यूज़ किया और मैं इसको काफ़ी अपने सेशंस में भी लोगों को बताती हूँ, एंड पीपल हैव कम बैक एंड टोल्ड मी दैट इट हैज़ बीन वेरी यूजफुल फॉर देम एंड इट हैज़ चेंज देयर लाइफ फॉर गुड. Okay. सो वेयर सेवर्स में S स्टैंड्स फॉर साइलेंस. प्रैक्टिस 10 minutes ऑफ साइलेंस एवरी डे. Okay. कुछ वक्त अपने साथ गुजारिए. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स, एनीथिंग, बट for 10 minutes practice silence. Next one is A for affirmations. So affirmations are positive statements. So if I were to ask you, Deepak, आपको क्या लगता है दिन भर में आपके दिमाग में कितने थॉट्स आते होंगे? बहुत सारे थॉट्स आते हैं मेरे दिमाग में, तो बहुत थॉट्स आते हैं. हाँ, no 1000 wonder you're so 10,000. creative. Okay, so आपको क्या लगता है एवरेज ह्यूमन के दिमाग में कितने थॉट्स आते होंगे? आते होंगे नॉर्मली 1000-2000 तो आते होंगे, बट So, इसके ज़्यादा yeah. है. The studies say that it's around 60 to 70,000, and 80% of them are negative. Okay. और उसके 90% रेपिटेटिव होते हैं. सो हमारा ब्रेन डिजाइंड है उस तरीके से कि हम बैड साइड, नेगेटिव साइड देखते हैं. Affirmations help us think positively. So affirmation, positive sentences, जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, A for affirmations. नेक्स्ट इज V इज फॉर विजुअलाइजेशन, जिसकी हमने बात करी. जो भी गोल आप पाना चाहते हैं, जो भी लाइफ आप लीड करना चाहते हैं, उसको रियलिटी में होते हुए विजुअलाइज करिए. ओके, सो दिस पॉडकास्ट इज इंडियाज नंबर 1 पॉडकास्ट एंड पीपल आर कॉलिंग यू, इंटरव्यूइंग यू, टॉकिंग यू अबाउट योर जर्नी. That's visualization, right? You are already living that in your thoughts. Okay, so V for visualization. E is for exercise. और मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के कहना चाहूँगी, पीपल प्लीज एक्सरसाइज. 30 minutes, आपकी बॉडी आपके लिए 24 घंटे काम करती है, इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग. व्हाट इट वांट्स इन रिटर्न इज 30 minutes ऑफ योर डे, राइट? हम देखिए, हम लोग एक गाड़ी ओन करते हैं, उसको भी टाइम टू टाइम सर्विसिंग के लिए ले जाते हैं. अभी ड्यू हो गई है. व्हाट अबाउट आवर बॉडीज? ओके, सो दिस इज योर लॉन्गेस्ट कंपेनियन. ओके, हम जीवन में सबसे ज़्यादा टाइम इसी के साथ बिताएंगे. राइट. सो 30 minutes ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे, एनी फॉर्म दैट यू लाइक, वॉक, जॉगिंग, योग, एनीथिंग. सो E and R is नहीं, SAVE, R is for reading. Read 10 pages every day. ओके, सो अगर आप दिन में 10 पेज पढ़ते हैं तो आपने साल में कितने पढ़ लिए? हिसाब लगाओ, 3650. 3650. CA is good with calculation. Which means on an average around 15 books, 15 to 18 books, which is a brilliant number. Your perspective after a year will change. The way you talk to people, the way you think, the way you maneuver your way through life will totally be different. लोग कहेंगे तुम बदल गए हो यार, for good. Right? So R for reading, 10 pages every day. And last is S for scribing, which means writing. जर्नलिंग जो है एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. छोटे पे हम लोगों से कहा जाता था अपनी एक डायरी मेंटेन करो. सो आपके साथ दिन भर में क्या क्या हुआ वो लिखो, विच इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस. सो स्टार्ट योर डे विद ग्रैटिट्यूड बाय बीइंग थैंकफुल टू गॉड, टू यूनिवर्स, जिसको भी आप मानते हैं. हम लोग में हर किसी के पास थैंकफुल होने के लिए, ग्रेटफुल होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. राइट. द वेरी फैक्ट दैट यू एंड आई वोक अप दिस मॉर्निंग, the fact that आज हमारे lungs में ऑक्सीजन है is a fact to be grateful for, right? So start your day with gratitude. अगर हमारे पास 100 चीज़ें कंप्लेन करने को, so संसार का नियम कुछ ऐसा है कि हम जिस पे फोकस करते हैं उसे अट्रैक्ट करते हैं. So हम जितना कंप्लेन करेंगे, अरे यार मेरी तो किस्मत ऐसी, मेरे साथ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लाइफ ऐसी है वैसी है, हम वही चीज़ अट्रैक्ट करेंगे. बट व्हेन वी आर ग्रेटफुल, हम छोटी छोटी चीज़ों में भी मिरेकल देखते हैं, हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो हमें लाइफ और मौके देती है ग्रेटफुल होने के.
सो स्टार्ट योर डे विथ, अगर आप टेंस्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, जस्ट राइट एवरीथिंग डाउन इन योर जर्नल, अनफिल्टर्ड. आप ये मत सोचिए कि मैं बाद में इसको पढ़ूंगा तो मुझे कैसा लगेगा. नथिंग टू डू, दैट्स जस्ट अ डंपिंग ग्राउंड. आपके दिमाग में जो भी कचरा है उसको निकाल करके पेपर पे डालना है. देन योर माइंड इज अ फ्रेश स्लेट, रेडी टू स्टार्ट अगेन. आई हैव सीन दैट कई बार मैं जब किसी चीज़ को लेकर के टेंस्ड हूँ, वाइल राइटिंग आई कुड फाइंड द सोल्यूशन. अच्छा, आप लिख देते हो उसको? मैं बस मेरे दिमाग में जो चल रहा है, किसी से अनबन हो गई, कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है, आई स्टार्ट राइटिंग एंड आई एम एबल टू सी अ सोल्यूशन. सो एक और क्वेश्चन है रिगार्डिंग वर्क कल्चर. सो इफ आई टॉक अबाउट जो ओनर बेस्ड कंपनीज होती है, जिनको मैं अगर बोलूँ लाला कंपनीज जो होती है, सो लाला कंपनीज में मैंने देखा है, हम लोगों ने सुना भी है कि लाला जो है, मतलब जो ओनर है, वो एक स्टाफ से कुछ भी काम करवा सकता है, चाहे उसका पर्सनल भी हो. बट इफ आई जंप टू द एमएनसी कंपनीज कल्चर, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस. राइट. सो क्या दोनों को वर्क कल्चर के बारे में क्या चीज़ डिफरेंस करती है दोनों को? सी आई थिंक कल्चर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन का डिसाइडिंग फैक्टर होता है. राइट. जैसे हम लोग के घरों में संस्कार होते हैं, राइट. हम छोटे से बच्चों को वो सिखाते हैं, जी. और हमें कोई अच्छा, इफ़ वी फाइंड अ इंडिविजुअल हु हैज़ गुड वैल्यूज, हम कहते हैं इसके संस्कार अच्छे हैं एंड वो लाइफ में बहुत अच्छा करता है. सेम इज़ द थिंग विद कल्चर ऑल्सो. एंड कल्चर, कई बार मैंने देखा है लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नीचे वाले लोग फॉलो करें. ये ग्रीट नहीं करता, ये ठीक से ड्रेसअप होके नहीं आता, ये गुड मॉर्निंग नहीं बोलता. बट कल्चर इज ऑलवेज टॉप ड्रिवन. फ्रॉम द टॉप. राइट. हाँ. यस. सो आपका बॉस अगर आपको जो भी चीज़ें फॉलो करेगा, द टीम विल फॉलो. I'll give you an example. One of the organization that I was with, they wanted to instill a namaste culture, कि हम लोग जब भी मिले हमारी greeting नमस्ते के साथ हो, right? And वो जितने lower level customer facing थे सबको, मतलब डांट भी पड़ी है, एकदम strict instructions हैं. Now when that person goes and says namaste to HOD is like, हाँ, good morning. अच्छा. So the person falls back on good morning. वो कहते हैं कि होता ही नहीं है. हम लोग सारी लॉयल्टी, सारी चीज़ें नीचे से एक्सपेक्ट करते हैं, बट जैसे बच्चे घर के बड़ों को देख के सीखते हैं, कल्चर ऑल्सो कम्स फ्रॉम टॉप. सो कल्चर इज़ अ वेरी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ऑन वाई अ टैलेंटेड पर्सन वॉन्ट्स टू जॉइन और नॉट टू जॉइन योर ऑर्गेनाइजेशन. कल्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि आप जो टैलेंट लेके आए हैं वो आपके यहाँ स्टे कर रहा है या लीव कर रहा है. We all hear that people don't leave jobs, they leave toxic bosses. So अगर toxic culture है तो वो नहीं रहेगा. So yes, there are a lot of things. MNCs have brought in a very professional culture. I would say a lot of Indian companies have also brought in a new culture, some very inspiring culture. So it is about what is the vision of the leaders. So just give you an example. I used to work in one of the MNC companies. So वहाँ पे क्या होता था कि जैसे आप obviously आप एक छोटी वाली पोजीशन पे हो, एक हायर पोजीशन पे बंदा, लेट्स सपोज आपका मैनेजर है. सो आप वहाँ जाओगे, उसको ग्रीट करोगे, गुड मॉर्निंग सर. आप उसको हाथ नहीं मिला सकते, राइट. आप बोलोगे गुड मॉर्निंग सर, ठीक है. लेकिन जो हमारे मैनेजर थे वो क्या करते थे, नहीं, हमने करी गुड मॉर्निंग तो वो पहले से ही ना देख के गुड मॉर्निंग दीपक, और पहले ही अपना हाथ देते थे, ताकि उसको ये ना लगे कि यार मतलब एक हायर पोजीशन वाला बंदा अपना मतलब हेलो कर रहा है. How appreciative. And the thing is, Deepak, आज तक वो आपको बात याद है, right? And in a very good way, right? So this is a cultural practice जो आपको अच्छा लगा, आप continue करते हैं या higher position पे पहुँचते हैं, probably आप अपनी team के साथ भी वही चीज़ करोगे. और so ऐसे ही होता है, people pick up. Sometimes, just like children, sometimes employees pick up good practices. Sometimes they like, मेरे बॉस ने तो कभी मेरे को इतना पूछा नहीं कि मैं क्यों अपनी टीम को पूछूं, मैं क्यों उनके इमोशंस के लिए केयर करूं. सो कल्चर प्लेज अ बिग रोल. एक एग्जांपल और आ गया था मुझे, जब हम जाते थे टी ब्रेक वाले, सपोज हम अपना अपना काम करके, तो जो हमारे मैनेजर थे वो हमें लेके जाते थे, चलो यार लेट्स हैव अ टी. और वहाँ पे जब बैठते थे ना, तो वहाँ पे काम की कोई बात नहीं होती थी. हाँ, सिंपल वहाँ पे होती थी सिर्फ मतलब पर्सनल बातें, कि यार दीपक क्या चल रहा है पर्सनल लाइफ में, कल मैच देखा तूने, क्या चल रहा है, बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है. मतलब इट्स अ वेरी, मतलब जो मैंने सीखा कि किसी भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने से पहले ना ये नहीं बोला तो तेरा काम का क्या हुआ, तूने काम कितना करा, ऐसे बंदा और ज़्यादा स्ट्रेस में आता है.
रादर देन अपनी जो स्टार्ट करना है किसी सेंटेंस को, तो उससे उसके पर्सनल चीज़ों के बारे में पूछो। और कॉल पे भी मैंने कई बार देखा है, जब कॉल करते थे ना, काम के बारे में पहले बात नहीं होगी, पहले स्टार्टिंग जो बात होगी शुरू के 2-3 मिनट वो पर्सनल बातें होंगी कि और बताओ क्या चल रहा है, अच्छा कल क्या क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे बातें काम पे आती हैं, ताकि बंदा एक कंफर्टेबल जोन में आ जाए और फिर अपनी बात को आराम से कह सके। मतलब इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई हैव लर्नड कि इफ अ लीडर केयर्स फॉर व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू हिज टीम, द टीम केयर्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर द लीडर। राइट। सो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। एंड ये चीज़ें सिर्फ स्मॉल टॉक नहीं है, ये एक कनेक्शन बिल्डिंग है। सो आपका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, राइट, आपकी बॉन्डिंग हो रही है। एंड इफ यू नो, दिस इज अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग। यस, राइट। जब आप अपने दिन भर की बातें बताते हो, अपने कोई आप वो स्टोरी बता रहे हो, मेरा क्या चैलेंज हुआ, मेरे घर पे क्या हुआ, कल क्या अच्छा हुआ। सो यू आर शेयरिंग योर इमोशंस which connects you to the person. राइट। And if the team is connected, well bonded, then that's a winning team. सो यूथ के लिए कुछ ऐसी टिप्स आप देना चाहते हो एज अ स्पीकर कह लो, या एज अगर वो ट्रेनर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो क्या देना चाहोगे? Okay, so I would like to tell everyone that communication एक बहुत powerful skill है, okay, and ये हमें gift of God है, हर कोई communicate कर सकता है। जो भी चीज़ें आपके दिमाग में हैं, वो दुनिया उसको किस तरीके से देख पा रही है, क्या आप वही पिक्चर लोगों को दिखा पा रहे हो कि नहीं, ये आपके कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। सो इस स्किल को आप बहुत अच्छे से नेविगेट करें, इस स्किल को बहुत अच्छे से सीखें। नॉट एंट्री लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक ये स्किल आपको यूज़ में आती है। टाउन हॉल होगा, आपका एमडी, आपके सीईओ आके आपको एड्रेस करेंगे। आप एक बोर्ड मीटिंग होती है, आपका टीम लीडर आपको एड्रेस करता है। अपनी कलीग से अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए, काम करवाने के लिए भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है। सो ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। द इन्वेस्टमेंट दैट यू मेक ऑन योर सेल्फ is the best investment. So it is good to buy bags, it is good to buy watches, but सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अपने आप पे करो। अपनी सैलरी का 10%, 20%, whatever it is, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ एंड टेक माई वर्ड्स फॉर इट, ये बेस्ट रिटर्न्स देगा आपको। राइट। एंड जो भी अपॉर्चुनिटी मिले पब्लिक स्पीकिंग की, नेवर लेट इट गो, ऑलवेज टेक इट। यू विल बी नर्वस, यू विल बी स्कैर्ड, बट डू इट स्कैर्ड। डरे हुए करो, पर करो। मुझे जैसे मिलती है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना करूँ, क्योंकि मुझे डर सा लगने लग जाता है कि नहीं यार, बट इट्स अ अपॉर्चुनिटी। अगर आप करते हो ना, तो मतलब रिजल्ट तो ऑब्वियसली इससे मिलेगा, सीखने को मिलेगा। लेट्स यू विल बी स्कैर्ड, डू इट स्कैर्ड। डरते डरते करो, पर करो। सो व्हाट लास्ट मैसेज यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस? Since we have talked about storytelling, I would like to take this opportunity to tell a story, if you permit. ओके, या प्लीज। So ये स्टोरी है एक कारपेंटर की। ये मेरी फेवरेट स्टोरी है, और ये एक कारपेंटर की स्टोरी है जो कि एक आर्किटेक्ट के लिए काम करता था। कई सालों तक उसने उस आर्किटेक्ट के लिए काम किया, एंड वन फाइन डे ही डिसाइडेड कि अब मैं जो है रिटायर हो जाऊँ। तो वो अपने मालिक के पास गया और उसने कहा, मालिक, मैंने इतने सालों तक आपकी सेवा करी, और अब जो है मैं रिटायर होना चाहता हूँ। उसके मालिक ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन जाने से पहले मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसे ख़त्म कर दो, फिर तुम जाना। अब ये जो कारपेंटर था, इसका मन तो नहीं था, क्योंकि ये जाने का मन बना चुका था, रिटायर होने का मन बना चुका था, लेकिन ये अपने मालिक को ना भी नहीं कह सकता था। तो इसने आधे पौने मन से काम किया, क्वालिटी पे बहुत ध्यान नहीं दिया, डिज़ाइन पे बहुत ध्यान नहीं दिया, जैसे तैसे बना करके मकान कंप्लीट कर दिया 8-10 महीने में, और अपने मालिक के पास गया। उसने बोला, मालिक, आपने मुझे जो काम दिया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया, ये रही उसकी चाबी, और अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मालिक ने 2 सेकंड सोचा, फिर वो चाबी लौटाते हुए कहा, मेरी तरफ से तुम्हें ये रिटायरमेंट गिफ्ट। So why am I telling this story to you, to our audience, is that वो कारपेंटर हम हैं, और ये जो मकान है ये हमारी लाइफ है। एवरी डे वी गो टू वर्क, वी गो टू कॉलेज, वेर एवर, हम धीरे धीरे करके एक ब्रेक, एक कील, एक लकड़ी प्लेस कर रहे हैं।
आज से मे बी 5, 10, 15 साल बाद हम पलट के देखेंगे कि हमारा मकान कैसा बना है, हाउ आवर लाइफ लुक्स लाइक। और हमारा मकान उस टाइम पे कैसा लगेगा ये डिपेंड करता है कि आज हम उसमें क्या इनपुट्स दे रहे हैं। हम आज जो काम करने निकले हैं हम उसे कितने अच्छे से कर रहे हैं। क्या हम आज अपने बीते हुए कल से इवन 1% बेटर है? क्या हमने अपने अंदर वो इम्प्रूवमेंट लाया? क्या मैंने कुछ नया सीखा, अपने आप में नई स्किल्स डाली, कुछ नया इनोवेट किया? ऑल ऑफ दिस विल हेल्प यू कि आप एक बहुत खूबसूरत मकान क्रिएट करोगे जिसे देख करके विल फील वेरी सेटिस्फाइड एंड वेरी हैप्पी दैट दिस इज व्हाट आई हैव बिल्ट फॉर मी। वाओ, सो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू और फॉर हैविंग मी। ऑडियंस, अगर आप मैम से कनेक्ट करना चाहते हो तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और लिंक्डइन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। थैंक यू सो मच।